हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो बुक आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर मतलब कि ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी सेक्शन चल रहा। और पहला पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें हो क्या रहा है कि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं, इसलिए मतलब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पा रहा, क्योंकि फ्रंट में तुरंत नहीं आएगा। नया चैनल है, मेहनत मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं, तो आपको मतलब कि अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए फ्रंट में आना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर मेरे चैनल को आप खोजते रह जाइएगा, पता चलेगा अरे यार कौन सा चैनल था, नहीं था। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मतलब कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चौथा चैप्टर हम लोग का फर्स्ट पार्ट में 3 चैप्टर तक हम लोग का बायोलॉजी हो गया था, और चौथा चैप्टर है आपका जैव अणु, यानी लिपिड, प्रोटीन और अमीनो मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल। पहला क्वेश्चन आपका है, पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो कार्बन। कार्बन का जो है वो हर चीज़ में ही होता है, ठीक है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन होता है? तो कार्बन होता है। मानव शरीर में मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? जो मेन हिस्सा है, यानी अधिकतर मतलब कि आपका जो मुख्य हिस्सा है वो पानी में ही मतलब कि पानी से ही बना होता है, ठीक है। जैसे आप हमारे बॉडी में तो इतने परसेंट पानी है कि कहना नहीं, ठीक है। उसमें कोशिकाओं में भी पानी होता है, जो आपका उसमें जो राजधानी होती है, ठीक है, उस सब में पानी होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से क्या मैक्रो पोषण तत्व नहीं है? तो जो आपका विटामिन है वो क्या होता है? एक पोषक तत्व नहीं है, वो एक मिनरल्स के रूप में काम करता है, जो कि हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट है वसा इस सबको पचाने में इसके प्रेजेंस में मतलब कि मदद करता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन, ठीक है। डीएनए का अगर देखिए, डीएनए जो होता है वो इस तरीके से होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके थायमिन, गुआसिन और आपका साइटोसिन इस टाइप से होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सभी पूरा क्या है? एक डीएनए है। लेकिन अगर इस भाग को यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को, जो ये भाग है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जीन। तो क्या बोल रहा है? एक खंड को, एक खंड जो आपका एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग जो है किसके कारण मतलब कि होता है? तो आपका बालों का रंग मेलेनिन। अच्छा, बालों का रंग भी मेलेनिन के कारण ही होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका फेस का जो त्वचा का कलर होता है वो मेलेनिन के कारण होता है, लेकिन बालों का रंग भी इसमें दिया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको नया क्वेश्चन कोई भी लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर बुक आपके पास नहीं है तो अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा तभी मैं क्या करूँगा कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और उसमें इसके लिंक को अपलोड कर दूँगा, मतलब कि लिंक क्या, इसमें पीडीएफ ही अपलोड कर दूँगा पूरा टेलीग्राम चैनल में, जिससे आप आसानी से सभी मतलब कि जो आपका खान सर के बुक हैं वो सब आपका वीडियो मतलब कि आपका बुक आराम से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो आपका मेलेनिन के कारण। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेक्ट में क्या मतलब एक डैश एक निर्माण होता है? तो देखिए, जो प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट से आपका एक mRNA प्रति
एक आपका निर्माण होता है। क्या होता है कि संश्लेषण जब क्षार इवेंट में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए प्रति का निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान मुख्य कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के कारण जो है डीएनए का निर्माण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो जानकारी देनी है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत मतलब संरचना इकाई देती है और जो कि एक अवयवों में मिलकर बनी होती है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो सही क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सही है। यह गुणसूत्र की उपस्थिति के होने वाला रासायनिक तत्व है। बिल्कुल सही है। जो आनुवांशिक गुण का वाहक होता है, एकदम सही है। एंजाइम जो है मूलतः डैश होता है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन ही होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन की चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जीन का जो चिन्हित करने की प्रक्रिया है उसे एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनोटेशन कहते हैं। आरएनए का जो पूर्ण रूप है तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में जो मौजूद तत्व मौजूद होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन से तत्व मौजूद है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो एंटीबॉडी, आपका एंजाइम और कोशिका झिल्ली, ये तीनों का अभिन्न अंग है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो आपका जो दूध का प्रोटीन होता है वो होता है कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथा चैप्टर हो गया ख़त्म। ये आपका पांचवा चैप्टर है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस को। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा का। जो देखिए मतलब क्या कह रहा कि इंसान के में मतलब कि 46 यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 46 होता है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने मतलब कि अपना आधा आधा जो जीन है वो क्या करता है कि उनको मतलब देता है। तो माता का आधा जीन और पिता का आधा जीन मिलकर क्या होता है आपका एक उसका जो है वो आपका पूरा टोटल जीन बनाता है। यानी कि देखिए 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, मतलब कि यानी 46 होता है। तो 23 माता देता है, 23 पिता देता है, तो दोनों मिला के 46 गुणसूत्र प्राप्त कर लेते हैं बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल सही, 46 जोड़ा, मतलब 46 होता है 23 जोड़ा। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र है किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित है। जो गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षण से संबंधित है। उस बिंदु का नाम बताइए जो जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़े होते हैं। तो उस बिंदु का नाम बताना है। वो उसे कहते हैं आपका सेंट्रोमियर। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, जो कि क्या करता है, ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिड यहीं पर जुड़े होते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी यानी कि जेनोटाइप है वो TTRR है तो समलक्षणी क्या होगा? तो समलक्षणी हो जाएगा आपका बौना और गोल होगा। ठीक है। अगर एक पौधे में क्या होगा कि समजीनी TTR है RR, तो क्या होगा कि उसका बौना और गोल होगा। नेक्स्ट है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक है।
तो किसके वाहक है? आपका जीन के जीन जो है आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगाना कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आपका टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि आपका जो भी मतलब कि वनस्पति होते हैं तो उसके भाग कोई भी मतलब कि उसका टुकड़ा या फिर जो उसका बीज मतलब या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से, ना तो उसको मतलब कि टुकड़ा उसका डंटी उंटी नहीं लेगा, ना ही उसका बीज लेगा, उसका जो कोशिका है एक सेल से मतलब कि कोशिकाओं से क्या करेगा? नए पौधे को उगाएगा। मतलब बहुत सारे सेलों से क्या करेगा? वो नए पौधे को उसी से उगाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका में की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो जब नवजात बालिका होता है यानी आपका 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स होता है, 44 45 46 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया वो पुरुष होता है तो 44 प्लस एक्स वाई होता है। हम लोग 10 में ही पढ़े हैं इस चीज़ों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्विगुणिक जीव, ठीक है, जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणिक कोशिकाएं गुणसूत्र एक विशेष जोड़ा होता है। उसका क्या होता है? एक विशेष जोड़ा होता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखिए जो ये पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स और एक्स वाई, तो यही जो है एक्स एक्स और एक्स वाई जो है वो विशेष प्रकार के मतलब कि जो आपका विशेष प्रकार के मतलब कि जोड़ा होता है गुणसूत्र का, जो कि क्या करता है? इसका काम है लिंग निर्धारण करना। 44 44 वो सेम रहेगा मतलब कि, लेकिन वो जो आपका एक्स एक्स और एक्स वाई है वो ही लिंग निर्धारण करता है कि पुरुष होगा या महिला होगा। इसे हम लोग कौन सा? तो लिंग गुणसूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वाला को। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का जो लिंग है वो गुणसूत्र से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जिसे जैसे एक घुमाकर सीढ़ी कर मतलब सीढ़ी का बना होता है। क्या बोला जा रहा है कि जो एक डीएनए होता है, एक डीएनए अणु जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो रज्जु कोण जैसे एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो मटर का जो पौधा है वो मेंडल द्वारा किया गया कार्य मतलब कि सबसे पहले मतलब किया था, ये बात सही है जेनेटिक के लिए। नेक्स्ट है गुणसूत्र कारक का एक मतलब कि जो गुणसूत्र है कारक का वाहक होता है। बिल्कुल सही बात है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप हैं। जो मानव के जो भुजा होती है वो पक्षियों के पंख के अनुरूप नहीं होती। बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर गलत होगा और ए बी सही होगा। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। लिंग प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है। तो लिंग प्रजनन में क्या होता है कि विपरीत लिंगों के दो जनक आपका विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। लिंग प्रजनन में क्या होता है कि विपरीत लिंग यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही मतलब कि किसी का प्रजनन करते हैं। एक मादा युग्मक में
डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो आपका जो एक मादा युग्मक है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट है मानव के अनिषेचित अंडे में होता है। तो जो आपका अनिषेचित अंडे में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है कि जो मानव के निषेचित अंडे में, अनिषेचित अंडे में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एक्स क्रोमोसोम कैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखिए याद रखिए कि जब भी आपका मेल अगर पैदा होता है तो एक्स और वाई, तो वाई जो है वो डिपेंड करता है नर पे, कि नर जो है वो अपना जो गुणसूत्र है वो एक्स वाला भाग दे रहा है या वाई वाला भाग दे रहा है, और जो फीमेल है उसके पास हमेशा एक्स ही होता है। एक्स वाई अगर उसको दिया जाए तो बेटा पर मतलब कि जन्म लेगा, और जो आपका अगर एक्स दिया जाए मेल की तरफ से तो बेटी पैदा होगी। तो जो अंडा है उसमें सिर्फ एक्स ही होता है, बाकी उसका जो वाई डालना है या एक्स डालना है वो पुरुष पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो मानव शरीर के जो कोशिकाओं में क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं। 17 नंबर 2 क्वेश्चन दे दिए। किस प्रकार का पुनर्जनन, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो आपका जो लैंगिक जो प्रजनन है, पुनर्जनन, वो क्या करता है कि मतलब बहुत सारे विविधता ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण, पीढ़ी में जो दिखाई देने वाला लक्षण होता है उसे कहते हैं प्रबलता। डैश ने आनुवांशिक क्रम के नियम को प्रतिपादन किया था। जो आनुवांशिक, तो किसने, आपका जो इसमें आंसर तो नहीं दिया है लेकिन ग्रेगर मेंडल ने ही मतलब आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया था। आनुवांशिक के बारे में बताया था, जो मटर के पौधे को यूज़ करके। ठीक है। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम उसके डैश से प्राप्त होता है। तो एक्स क्रोमोसोम है वो माता से प्राप्त होता है जो कि अंडाणु में होता है। ठीक है। और विकसित अंडाणु में, अनिषेचित अंडाणु में। ठीक है। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। प्रजातियों में क्या कर सकता है, डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो ये आपका परिवर्तन, जब प्रजातियों में परिवर्तन ही क्या कर सकता है कि जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है तथा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचन को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आनुवांशिकी। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। तो जो आपका थैलेसीमिया जो है वो क्या है, एक आनुवांशिकी रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आनुवांशिक रोग हैं आप जरूर उसे देख लीजिएगा एक बार। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले जो वंशानुगत आपका गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो ये आपका पिता के वंशानुगत मतलब कि जो बच्चों का जो लिंग होता है वो पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत जो आपका गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट है मानवों में नर युग्मन में मतलब कौन से गुणसूत्र होता है। तो आपका एक्स और या फिर वाई होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है।
तो जो जीन उत्परिवर्तन है वो नाइट्रोजनों क्षारों के उपक्रम के परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपरीत लक्षणों की डैश जोड़ी में पाई जाती है। तो विपरीत लक्षणों की जो है वो आपका 2 जोड़ी पाई जाती है। और ये जो विपरीत है वो विपरीत लक्षण से उत्पन्न जो जोड़े होते हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण रहता है। ठीक है, तो नया टाइप से है, इसे टिक कर लेते हैं। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता। तो जो आपका दैहिक जो है वो क्या होता है, आनुवांशिक नहीं होता है। आगे देखते हैं, यदि मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य के दैहिक जो आपका कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें भी आपका 46 ही होगा। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव कर रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो देखा जाता है, वह क्या कहलाता है आपका प्रबल। वो क्या कहलाता है आपका प्रबल। मेंडल के नियम जो है केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होता है, माता पिता का शुद्ध प्रजनन हो। जब माता पिता का शुद्ध प्रजनन है तो ये आपका मेंडल का नियम काम करेगा। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किए। तो ये जो है वो स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया है। किससे? स्वपरागन की पद्धति द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का जो प्रजनन होता है वो अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक प्रजनन, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। नेक्स्ट डीएनए जो आपका आनुवांशिक गुणों के वाहक है, आपका डीएनए है। डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों के आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, योगदान दिया। तो आपका जो ग्रेगर मेंडल है जो है वो आनुवंशिक के सिद्धांत के बारे में बताया है, जो कि पिछला भी था, जो मतलब कि उसका आंसर नहीं दिया हुआ था। आगे बात करते हैं, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोले और पीले होते हैं। तो कितना होता है आपका 315। ये कुछ नया टाइप से लग रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है। फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। ये भी थोड़ा नया है, इसे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस सभी रिवीजन में इसको सबको रिवीजन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। एलीज होते हैं। एलीज क्या होता है? तो जीन का वैकल्पिक रूप, जीन का क्या होता है? वैकल्पिक रूप होता है आपका एलीज। नेक्स्ट है विश्वास और प्रस्थाओं का एक संग्रह। थोड़ा नींद लगने लगा, देखिए अभी 3:30 बज रहा, मतलब कि 3:38 सुबह का हो रहा, ठीक है। 3 बजे ही उठे हैं और आपके लिए वीडियो का बनाया जा रहा है। तो क्या है? विश्वास और प्रस्थाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी के आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधार लाना है, मतलब लाना होता है। यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र में कहा जाता है?
तो ये आपका जो यूजेनिक्स जो है इसमें ये कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आपका आधुनिक अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रयोग हमें गुणों के विकसित को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो वो आपका है मेंडल के प्रयोग हमें क्या करता है? मेंडल का जो प्रयोग हमें गुणों के जो विकसित होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का मतलब कि अनुवांशिकी वाला लक्षण होता है। नेक्स्ट है जो है वो आपका जॉन मेंडल जो है उसका निधन कब हुआ है? तो 1884 में। कब हुआ है आपका? 1884 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो आपका एक स्त्री के दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। तो जब देखिए स्त्री में एक्स वाई नहीं होता है, एक्स एक्स होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में मतलब क्या होता है? तो एक्स और वाई होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जो आमतौर पर जो मेंडेलियन कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका जीन। क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन जो कारक होते हैं वो आपका जीन कहलाते हैं। विविधता है क्या है आपका? तो ये सभी, इसमें आंसर क्या है कि सभी आंसर दिया है। तो क्या क्या है? एक ही प्रजाति की व्यक्ति के बीच अंतर, ये बिल्कुल सही है। विविधता का अर्थ वही होता है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर होना चाहिए। एक ही माता पिता के संतानों के बीच में भी अंतर होना चाहिए, ये भी विविधता का कारण है। और माता पिता और संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच, ये विविधता का ही असर है। नेक्स्ट है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों के शुद्धता का नियम दिया? तो किस आधार पर दिया था? वो आपका एक संकरण के आधार पे मतलब कि युग्मजों के शुद्धता का नियम दिया था, जिसे बोलते हैं हम लोग गोनो हाइब्रिड क्रॉस। जिसे क्या बोलते हैं? गोनो हाइब्रिड क्रॉस। महिला रोगाणु कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपका 23 होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे के अभिप्राय मतलब कि होती है? तो जो आपका झुर्रीदार बीज होते हैं वो उसके मतलब कि विशेष प्रकार के मतलब कि उसमें मटर के पौधे में मतलब कि प्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं। ठीक है, झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो एक्स वाई। ठीक है, तो जिसमें वाई जो गुणसूत्र है वो पुरुष में ही पाया जाता है। वंशानुक्रम की इकाई है, तो वंशानुक्रम की जो इकाई होती है वो होती है जीन। क्या होता है? जीन। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? तो पुनर्जनन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका खोए ही आपका उपयुक्त सभी विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपका पहला है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन। खोए हिस्से का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। छोटे जो खंड होते हैं उससे मतलब जीव के पूर्ण मतलब
छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, ये आपका पुनर्जन्म का अर्थ सही है बिल्कुल। कलियों का निर्माण भी पुनर्जन्म के कारण ही होता है का अर्थ इसका एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो 54 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया था? तो आपका जो जेनेटिक कोड की खोज की थी, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि जेनेटिक कोड की खोज की थी, इसीलिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और डीएनए एक मूल मात्रक है। डीएनए किसका एक मूल मात्रक है आपका? तो न्यूक्लियोटाइड का जो है, न्यूक्लियोटाइड का मूल मात्रक है। नेक्स्ट है मिलान करना है इसमें। तो ए यानी डीएनए की संरचना जो है वो किसने दिया आपका? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने बताया। आपका ब्लड ग्रुप के बारे में यानी AOH जो ब्लड ग्रुप है आपका, उसको बताया है लैंड स्टीनर ने। किसने बताया था? लैंड स्टीनर ने। फिर आपका जो जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन के बारे में किसने बताया? तो बारबरा मैकलिनटॉक ने आपका जंपिंग जीन के बारे में बताया। हम रेगुलेटरी जीन के बारे में किसने बताया आपका? तो रेगुलेटरी जीन के बारे में आपका जैकब और मोनोड ये बताए हैं। ठीक है, थोड़ा नया लग रहा है और इम्पोर्टेंट भी, इसे टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। एकल स्टेटेड वाले डीएनए अणु कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका, अच्छा ये आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी 174, यह आपका बैक्टीरियोफेज में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो मतलब कौन सी जांच जो होता है बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो वो आपका होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। आगे देखते हैं हम लोग। जीन का आकार होता है, जीन का आकार होता है आपका सर्पाकार। ठीक है, जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? आपका जो जीन बस्ती है उसे जीनों के कुल योग कहते हैं। जेनेटिक आपका इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से किसे पहले मतलब कि किसे बनाया था? तो आपका जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। आपका जेनेटिक जो इंजीनियर होते हैं उस तकनीक से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था सबसे पहले। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित की कोशिकाएं सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका क्या है? एक सूक्ष्मतम सजीव मतलब जीवित कोशिका है। वो कौन है? आपका माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा मतलब कि विश्व का सबसे छोटा जो कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र होता है मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ऑटोगेमी। क्या कहा जाता है आपका? ऑटोगेमी। ठीक है, यानी स्वयुग्मन। नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों का जो विनिमय है, जो पौधे में गैसों का जो विनिमय है वो किसके द्वारा होता है?
तो पौधे में जो गैसों का विनिमय होता है वो आपका स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल, ये तीनों के कारण आपका पौधे में विनिमय होता है। नेक्स्ट है आपका कि क्लोनिंग क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है। तो क्लोनिंग जो पद है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका जनन विज्ञान से संबंधित है क्लोनिंग पद। बच्चों का जो लिंग होता है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पे? तो पिता पर ही निर्भर करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट है परागकण। परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अधिक नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है? तो कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है आपका? तो आग आवश्यक नहीं होता परागकण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक मतलब जो आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर और मेंडल ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा। कोशिकाओं में क्या है कि तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए तो क्या लिया जाता है? आपका ग्लूकोज, ठीक है। कोशिकाओं को अब मतलब तुरंत एनर्जी, तत्कालीन मतलब क्या होता है? तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या लेना होता है? ग्लूकोज। इसीलिए जो दौड़वाहक होते हैं वो ग्लूकोज मतलब लेते हैं दौड़ने में। पौधे कोशिका जो होता है का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस। अनुवांशिक इकाई है तो आपका जो जीन है वो क्या है? एक अनुवांशिक इकाई है। हमशक्ल यानी कि जो जुड़वा है का जन्म तब होता है जब क्या होता है? प्रायः एक ही लिंग में के हमशक्ल आपका एक ही लिंग का अगर होगा तभी वो हमशक्ल होता है। जेनेटिक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स के अध्ययन को आनुवंशिकी एवं आपका गुणसूत्रा कहते हैं। अनुवांशिक किसके संबंधित, जो आपका अनुवांशिक है किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा चैप्टर खत्म, मतलब पांचवा चैप्टर खत्म आपका। ये आपका छठा चैप्टर स्टार्टिंग होने वाला है जो कि चैप्टर का नाम है जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपिनियन का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो वो आपका रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित? आपका रासायनिक विकास से। नेक्स्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके जो विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये आपका आवश्यक है प्रजनन। जनसंख्या को मतलब कि आपका कंट्रोल करने के लिए, समझिए कि रोकने के लिए आपका कौन जो प्रजनन को रोकना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका आद्य वायुमंडल कम हो रहा है था क्योंकि, तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो आपका जो हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट है कि जीवधारियों में नई प्रजातियों का जो क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो आपका जो द्विवर्ण जो अणुओं का जो विभाजन होता है, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, उससे यह संभावना बहुत अधिक है प्रजातियों के क्रमिक विकास का, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैसा अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके जो द्वारा किया गया कार्य होता है वो अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका समजात अंग। उसे क्या कहते हैं? आपका समजात अंग। और नेक्स्ट है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के संबंधित हैं और जो कि एक में से मतलब विकसित हुआ है। वो कहाँ से विकसित हुआ? आपका अफ्रीका से, क्योंकि सबसे पहली जो महिला है
आपका अफ्रीका से ही, मतलब उनका नाम शायद लूसी था, लूसी। तो उनके ही नाम पे ही मतलब कि स्टार्टिंग महिला वही माना जाता है, तो इसीलिए अफ्रीका, और वो अफ्रीका की थी, वहीं से सभी का स्टार्टिंग हुआ। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक को लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। मानवीय विकास से संबंध में हाल ही में खोज की गई जो कड़ी है, कौन सी जीवाश्मों की खोज हुई है? तो वो आपका होमो नलेडी, होमो नलेडी का मतलब कि खोज हुआ है। किसका खोज हुआ है? आपका होमो नलेडी का। ठीक है, होमो नलेडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में खोजा गया है। नेक्स्ट है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? मतलब फले फूले, तो ये आपका मोसोजोइक जो आपका ईयर है, मोसोजोइक, उसमें क्या आते हैं? डायनासोर उस समय संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का जो विकास है उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, इस पे आपका उत्परिवर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि की मतलब अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका प्राकृतिक चरण। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? वो आपका टायरेनोसोरस, जो आपका टायरेनोसोरस है उससे क्या कहा जाता है? तो टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है का अर्थ क्या होता है? तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है आपका कि वाइज होमिनिड। क्या कहा जाता है? वाइज होमिनिड। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य का विज्ञान का नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकरण के लिए मतलब किए जाने वाले जो प्रारंभिक होमोनॉइड्स जो हैं वो कौन थे? तो वो आपके थे क्रो मैग्नन थे। नेक्स्ट आपका मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाने के लिए मतलब कि आपका लगाया जा सकता है तो आपका जो अफ्रीका मूल के, क्योंकि वहीं से ही मनुष्य का जो आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है आनुवांशिक मतलब अफ्रीका से ही, अफ्रीका के मूल से। नेक्स्ट है, जैविक विकास को डैश के आमतौर पर मतलब परिभाषित किया गया है। तो आपका जो प्राकृतिक चरण है उसको जैविक विकास के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। डैश विकास का सिद्धांत से संबंधित है। तो चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चरण द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। वो आपका चार्ल्स डार्विन ही थे जो कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने दिया था। विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बार बार देखिए ये चीज़ रिपीट हो रहा है एग्जाम में। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है आपका चार्ल्स डार्विन ने ही प्रतिपादन किया है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली
में से एक नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है उसका, तो जो एंथ्रोपिथेकस एंथ्रोपिथेकस है वो इससे संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित है आपका, तो नए ज़माने के जानवर और पुराने ज़माने के जानवर और होमोनाइड्स, ये सभी एंथ्रोपॉइड से के मतलब 3 सुपर फैमिली हैं। नेक्स्ट है 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, और ये आपका राइजिंग स्टार केंद्र आपका सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिना लेडी जो चैम्बर में की गई थी। तो वो आपका जो होमोनेलेडी जो है, होमोनेलेडी की प्रजाति की खोज की गई है, होमोनेलेडी की। ठीक है, तो करंट का है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रैकीग्लोसस जो है वो आपका डैश के बीच की एक संयोजी कड़ी है। तो आपका सरीसृप और स्तनधारी के एक आपका बीच की कड़ी है ट्रैकीग्लोसस। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैविक विविधता का आधार स्रोत क्या है, तो जैविक विविधता का जो आधार स्रोत है वो है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है कि डैश यानी जो क्रमागत उन्नति जो होता है वो लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है। जी बिल्कुल सही है, और जिनके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन किया है। तो जो क्रमक उन्नति है वो लाखों वर्षों के आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तन से अनुक्रम है। नेक्स्ट आपका डैश, तो डैश को हम लोग फिट कर देते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने एक अंग्रेजी मतलब कि जो आपका प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान है। क्या है, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक, ये तीनों है जो विकास से संबंधित है। और विकास मतलब कि जो विज्ञान के उनका मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है चार्ल्स डार्विन ने। तो हम लोग शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि द थ्योरी ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे मतलब बुक भी लिखे हैं, इतना मतलब कि इसका सिद्धांत के बारे में बताया है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे का एक मतलब अंडा देने वाला स्तनपायी है, तो जो अंडा देने वाला स्तनपायी होता है उसे प्लेटिपस कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेटिपस जो है वो ऐसा स्तनपायी है जो कि क्या करता है, अंडा देता है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, तो ये आपका हाल्डेन ने बताया था। कौन बताया था, हाल्डेन ने। उन्होंने बताया था कि जो जीवन है वो सरल अकार्बनिक अणुओं के से विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है डैश को फिट कर देते हैं। तो जीवाश्म जो है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के जो जीवन होता है उसकी उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल जो थे उसमें मतलब मिश्रण शामिल था। तो कौन कौन सा जो गैस है वो मिश्रण शामिल था इसमें, तो आपका अमोनिया था यानी NH3, आपका मीथेन था CH4, आपका H2S था। ये तीनों इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक जो पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो वही आपका
तो इसमें NH3 दिया हुआ है। अच्छा, NH3 इसमें भी था, ठीक है, NH3 ठीक है, CH4 और H2S। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। गैस जो है वो उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जब क्या हुआ था, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो उस समय कौन सी गैस मौजूद नहीं थी, तो आपका ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया उस समय मौजूद था, मतलब कि उससे पहले ही मौजूद था। ठीक है। नेक्स्ट आपका समरूप अंग है, उसमें कौन सा है जो समरूप अंग है, ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की जो फाल होती है वो समरूप अंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है। जिन अंगों की मूल संरचना क्या होती है, भिन्न होती है, लेकिन दिखने में एक ही जैसे दिखते हैं और उनका जो कार्य होता है वो भी समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं समरूप अंग। उसे क्या कहते हैं, समरूप अंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने ही लिखा था, जिसमें क्या बताया गया है, तो कार्बनिक विकास के लिए ये आपका एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है इसमें, कार्बनिक विकास। नेक्स्ट है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो जो मस्तिष्क है वो क्या है, एक अवशेषी अंग नहीं है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का होमोसेपियंस नाम है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविरेनस जो आपका जर्मनी के थे, इन्होंने मतलब कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हो गया आपका छठा चैप्टर खत्म। अब आते हैं हम लोग सातवां चैप्टर में। ठीक है। देखिए, 19 आपका 1 घंटा, 19 पचे 95, यानी 5 घंटा में तो लगभग ये बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। कार्लस लिनियस इसके पितामह हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कार्लस लिनियस। ठीक है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय, ये आपका प्लांट में इसको रखेंगे। प्लांट में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये होता है आपका जगत। पहला सबसे बड़ा होता है जगत, फिर होता है संघ, फिर होता है वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, यानी सबसे छोटा होता है जाति, फिर होता है वंश, फिर होता है आपका कुल, फिर गण, वंश, जाति, कुल, गण, वर्ग, संघ, आपका जगत। वर्ग, संघ और जगत। नेक्स्ट है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है, तो आपका कौन सा उसका है, तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। तो ये इसका पदानुक्रम है प्राणी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मेरे जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये चीज़ पूछ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं।
आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और सुकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये आपका किस जगत में रखेंगे? देखिए, कवक उसमें तो बहुकोशिकीय होता है। मोनेरा, मोनेरा में एक कोशिकीय होता है, लेकिन वो क्या होता है कि यूकेरियोटिक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्लांटी जो है वो बहुकोशिकीय होता है, तो प्रोटिस्टा को इसमें रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों के पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है। तो किसमें नाभिक नहीं होगा? कवक में नाभिक होगा, प्लांट में भी नाभिक होता है, प्रोटिस्टा में भी नाभिक होता है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक यानी डेवलप सेल होते हैं। आपका मोनेरा जो है उसमें नाभिक नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, जो फाइलम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आपका आर.एच. व्हिटेकर ने ही दिया था। नेक्स्ट है व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादन 5 जो किंगडम है क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो जो प्रोटोजोआ है वो शामिल नहीं है। जो प्रोटिस्टा है उसी के अंदर में आपका प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ कोई संघ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई किंगडम नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सा किंगडम है देखिए, तो आपका एक होता है आपका मोनेरा, फिर दूसरा होता है प्रोटिस्टा, फिर तीसरा होता है फंगई, फिर चौथा होता है आपका प्लांटी, और पांचवा होता है एनिमिलिया। ये 5 जगत इसमें आते हैं। नेक्स्ट है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार होता है उसका पोषण करना, कि वो क्या मतलब कि किस आधार पे, मतलब कि इसको 5 जगत में बांटा है, तो पोषण के आधार पे उसको 5 जगत में बांटा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चुनिए जो लीनियस अनुक्रम को सही अवरोही मतलब आरोही क्रम में उसको सजाता है। तो वही है जो उधर इंग्लिश में था, मतलब हिंदी में था, वो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा से बड़ा तक जाना है। तो स्पीसीज, फिर जीन, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर आपका फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट है सजीव जो है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो सजीव जो जीव है उसकी मूल इकाई है आपका जाति। क्या है? जाति। नेक्स्ट है वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जो जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से? तो आपका जो आपका किंगडम वाले हैं, किंगडम जो बांटा है उसमें मतलब कि जो जीव पाए जाते हैं वो सबसे अधिक इसी टाइप से इसी के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरल जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो सिस्टेमा जो नेचुरल पुस्तक कैरोलस लिनियस ने ही लिखा है। इसी में पादप जगत और मतलब जो जंतु जगत है, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में बताया है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कीट जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये ज्ञात करना है। तो अपाद जो आपका सरीसृप सर्प से संबंधित है। आपका जो अपाद सरीसृप है वो सांप से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चींटी सामाजिक कीट है। तो चींटी जो है सामाजिक कीट है, वह क्या करता है कि कॉलोनियों में रहती है। तो कॉलोनियाँ मतलब कि देखिए अति जो चींटी देखेंगे तो छोटा छोटा मतलब कि देखें लकड़ी में जब दियाँ खा जाता है तो छोटा छोटा मतलब पूरा छेदा कर देता है। तो वो उस मतलब कि जो होल को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। छोटे छोटे जो बिल होते हैं पूरा महीन महीन, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉलोनी। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा से रिपीटेड हो गया। फिर देखिए फिर 17 17 2 बार दे दिया।
मधुमक्खी और जो टिड्डा होता है किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो मधुमक्खी और टिड्डा जो होता है वो कीट के अंतर्गत रखा गया है। उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? कीट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राणी है वो स्तनधारी नहीं है? तो मछली नहीं है, मतलब मछली तो नहीं है, चमगादड़ है और व्हेल भी है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली नहीं है स्तनधारी, वो तो आपका दूसरे फाइलम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है 8वां चैप्टर। टाइम कितना हो गया आपका? 1 घंटा हो गया। चलिए यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आपके पास तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा मेरे वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप आसानी से देख पाएँ। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो सिर्फ बायोलॉजी। अभी देखिएगा आप जो फिजिक्स में कराऊंगा उसमें मतलब न्यूमेरिकल, मतलब कि सटासट जो मुँहे से मतलब बनने वाला, एकदम सटासट बनने वाला, सटासट मैं बताता जाऊँगा जो कि आपको एग्जाम में एकदम दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय